हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम प्लस टू क्लास की बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, प्रबंध एक परिचय। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब जान लेते हैं। हमारी बिजनेस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू को एक तरफ रखकर हम अपने रियल लाइफ में मैनेजमेंट का मतलब क्या है वो समझते हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स होता है विच बाइंड एवरीथिंग टुगेदर, या हम ये बोल सकते हैं चीज़ों को सही तरीके से करने को हम मैनेजमेंट बोलेंगे। मैनेजमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। और एग्जांपल, आप प्लस टू क्लास के स्टूडेंट हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण टाइम को मैनेज करके चलना है। जैसे कि आपको कब खेलना है, कब पढ़ना है, किस टाइम स्कूल जाना है, तो आप टाइम टेबल बनाएंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। तो आपने टाइम टेबल बनाकर अपने टाइम को मैनेज किया, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। ये तो था एक अपने रियल लाइफ से रिलेटेड, लेकिन अब हम पढ़ेंगे हमारे बिजनेस स्टडी के तहत कि मैनेजमेंट क्या होता है। उससे पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं यहाँ पर। यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दे तो से शून्य बचेगा। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। अगर कोई भी एक्टिविटी करने लग रहे हैं, कोई भी लेन देन करने लग रहे हैं बिजनेस के अंतर्गत, अगर उसमें मैनेजमेंट नहीं होगी, अच्छे तरीके से काम करने की प्रणाली नहीं होगी, जो काम होगा वो चाहे सक्सेस भी हो जाए लेकिन इतने अच्छे तरीके से सक्सेस नहीं होगा जितना होना चाहिए इसके अंतर्गत। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अलग अलग राइटरों ने मैनेजमेंट को क्या बोला है इसके अंतर्गत। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध को इसकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग तरीके से परिभाषित किए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला है, तो कुछ का मानना है कि प्रबंध निर्णय लेने से है। कुछ उत्पादकता और कुशलता को प्रबंध का आधार मानते हैं। तो अलग अलग राइटरों ने क्या क्या बोला है वो अब इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हैरोल्ड कुर्ट्ज क्या बोलता है, प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने और करवाने की कला है। तो सबसे पहले पता लगे कि जो प्रबंध के अंदर जो काम होगा वो अकेले नहीं होगा, इट इज सिस्टमेटिक यानी ग्रुपिंग एक्टिविटी होगी। जो भी काम किया जाएगा वो दूसरों के साथ मिलकर काम किया जाएगा और कार्य करने की और करवाने की कला है। जॉर्ज टेरी क्या बोलता है इसके अंतर्गत, जॉर्ज टेरी ने यह बात बोली है, प्रबंध एक विशेष प्रक्रिया है, मैनेजमेंट एक स्पेशल प्रोसेस दी गई है इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग किया जाएगा, कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग, और प्रत्येक में विज्ञान और कला दोनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका अनुसरण किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात बोली गई है, नियोजन, ये जो हमारी मैनेजमेंट है वो विज्ञान और कला है। तो सबसे पहले विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है वो हम जान लेते हैं। यहाँ पर विज्ञान दिया गया है प्रबंध, इसके अंतर्गत विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो मनुष्य द्वारा अवलोकन, ऑब्जर्वेशन एवं प्रयोगों, एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्राप्त किया जाएगा और जिसको प्रमाणित करना यानी कि वेरिफिकेशन करना संभव है। अब हम बात करेंगे प्रबंध कला कैसे है। किसी कार्य को सर्वोत्तम विधि से करना यानी सही तरीके से करना कला है। कला किसी कार्य को करने की एक विधि निश्चित करेगी, काम को कैसे करना है, और ये बताएगी कि उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे, अलग राइटर ने F.W. टेलर क्या बोलता है। F.W. टेलर ने प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, उसके बाद ये देखना कि इसे सर्वोत्तम और मितव्यता विधि से करें। तो सबसे पहले F.W. टेलर जी ने क्या बोला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, कर्मचारी को काम सौंप दीजिए और फिर देख लीजिए वो कर्मचारी कितने अच्छे तरीके से काम करने लग रहे। अगर वो अच्छे तरीके से नहीं करने लग रहे तो उनको अच्छे तरीके से काम करवाया जाए। बात करते हैं आगे, इसके अंदर पीटर फ्लोपमैन ने क्या बोला है कि प्रबंध उसकी उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक विशेष मानव समूह के उद्देश्य, सभी के अंदर यह बोला गया है कि जो प्रबंध है वो सिंगल एक्टिविटी नहीं है। जो प्रबंध है वो एक ग्रुपिंग एक्टिविटी है, ग्रुप के अंदर की जाएगी और दूसरे के द्वारा कार्य करवाया जाएगा दूसरों को। अब बात करेंगे इसके अंतर्गत प्रबंध की विशेषताएं, जैसे कि हमने पढ़ा था इसकी परिभाषाओं के अंतर्गत ही इसकी विशेषताएं छुपी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बात है, यह एक सामूहिक प्रक्रिया है, इट इज ग्रुपिंग एक्टिविटी। प्रबंध की विशेषता के अनुसार
प्रबंध की क्रिया को संपन्न करने वाला कोई एक व्यक्ति अकेला नहीं है। प्रबंध के अंदर कोई भी क्रिया की जाएगी वो अकेले नहीं की जाएगी, वह अनेक व्यक्तियों के साथ मिलकर की जाएगी। इसके अंतर्गत बात आगे क्या बोला गया इन्होंने कि संस्था में कार्यरत उन सभी व्यक्तियों से हैं जो प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किए गए हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, सभी को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करना पड़ेगा, ये बात दी गई है। चाहे वो हमारे विपणन प्रबंधक हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जिसको उत्पादन प्रबंध बोलते हैं, क्रय प्रबंधक बोलते हैं, वित्त प्रबंधक बोले जाएगा इसके अंतर्गत। आप बात करेंगे यहाँ पर कि यह एक उद्देश्य प्रधान क्रिया है। देखिए किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य कुछ होता है, लेकिन सभी व्यवसाय का उद्देश्य मोस्टली लाभ कमाना होता है। कोई भी व्यवसाय किसी विशेष उद्देश्य के लिए जारी किया जाएगा तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करेंगे, अपने विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर उन घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जाएगा, प्लानिंग करेंगे और लगातार उस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रति जागरूक होंगे। टाइम टू टाइम मोटिवेशन होंगे, पूर्ण रहते उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेंगे, आकर्षक होंगे। बात करते हैं आगे, अगली तीसरी जो प्रोसेस है हमारी, यह एक पृथक अस्तित्व है। यहाँ पर क्या बोल दिया, व्यवसाय का पैमाना बढ़ जाने के कारण ये जरूरी नहीं है, ये संभव नहीं कि प्रबंध क्रिया को स्वयं पूरा करें। अगर आप अपने व्यवसाय की ग्रोथ करने लग रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि मालिक ही सभी देख रेख करे, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया है स्वामी का काम है पूंजी लगाना, प्रबंध का काम क्या है, मैनेज करना। तो कंपनी व्यवसाय में ये संभव नहीं कि कंपनी का सारा जो कार्यभार है वो मालिक उठाए, ऐसा जरूरी नहीं है कितना काम करेगा वो। तो इसलिए क्या है, कंपनी प्रबंध के लिए विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों की भर्ती करेगी, उनको काम करवाया जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति का मतलब ये कि इंटेंजिबल फोर्स है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अब बोलोगे प्रबंध को कैसे महसूस करेंगे, अगर हमारा लगातार व्यवसाय बढ़ने लग रहे हैं, लगातार हमारा प्रॉफिट अर्न होने लग रहा है तो इससे पता लगेगा कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो बेस्ट है। अगर लगातार हमारी अवनति होने लग रही है, डिक्लाइन अवस्था में आने लग रहे हैं तो इससे पता लगेगा हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, हमारे को और ज़रूरत है अच्छी करने की। अब बात करेंगे यहाँ पर, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है। यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग राइटरों ने क्या बोला, थियो हेमन, टेरी, मैकफार्लैंड, कोस्ट, ऑर्डेनल ने इसको एक प्रक्रिया मानना है। क्यों? प्रबंध एक क्रिया के द्वारा नहीं होगा, प्रक्रिया होगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसमें प्लान बनाएंगे, प्लान के द्वारा संगठन बनाया जाएगा, नियुक्तियाँ की जाएगी, निर्देशन करेंगे और नियंत्रण किया जाएगा इसके अंतर्गत। यानी कि एक क्रिया के अंदर नहीं होगा, सभी यहाँ पे सबसे पहले 5 प्रक्रिया की जाएगी जिसको बोलते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लास्ट में हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। और उसके अंदर क्या बोला है, इनका निष्पादन मानवीय और भौतिक साधनों को कुशलतापूर्वक बनाने के लिए भी किया जाएगा। बात करते हैं आगे, ये एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। तो अब हम बात कर लेते हैं, इट इज़ एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। सबसे पहले जन्मजात, जन्मजात का मतलब है जन्म से, प्रबंध योग्यता का जन्मजात होना और उसको अर्जित करना दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। परंपरागत प्रणाली के अनुसार प्रबंधक बनाए नहीं जाते, वो जन्म लेते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जो आनुवंशिक गुण है वो लगातार एक दूसरे की आते रहते हैं। लेकिन जो न्यू कॉन्सेप्ट है, जो हमारा इसके अंतर्गत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उन्होंने ये बात बोल रखी है कि प्रबंधक जन्म भी लेते हैं और उनको बनाया भी जा सकता है शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा, यानी एजुकेशन देकर, ट्रेनिंग देकर उनको हम बना सकते हैं, एजुकेटेड कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में जन्म से ये गुण नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब इस विषय में शिक्षा देने वाली संस्थाएं की कमी नहीं है, जैसे कि MBA है, चार्टर्ड अकाउंट है, हमारे लॉ की डिग्री है। तो इसके लिए अलग अलग संस्थाओं ने कॉलेज स्टार्ट कर रखे हैं, अलग अलग डिग्रियां दी गई हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद है 7वां पॉइंट हमारा, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध
सार्वभौमिक का मतलब है इट इज यूनिवर्सल एक्टिविटी। प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सभी जगह लागू होती है, चाहे व्यवसाय हो या गैर व्यवसाय हो। व्यवसाय के अंतर्गत तो लागू होती है, गैर व्यवसाय का जैसे मतलब एक स्कूल के अंदर, सरकारी ऑफिस के अंदर, एक खेल के मैदान के अंदर, एक खेतों में, सेना के अंदर, यानी या मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो अच्छी तरीके से नहीं होगा। यहाँ पर यह बात बोली गई है, इसके अंदर कुशलतापूर्वक उसको नहीं कर सकते। पहले हम प्लान बनाएंगे, हम उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, नियुक्तियाँ की जाएगी, नियुक्तियों के बाद हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टिंग करेंगे, लास्ट में कंट्रोलिंग किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, 8वां हमारा पॉइंट है, यह एक विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान है। मैनेजमेंट को भी एक सब्जेक्ट मान लिया गया है। क्यों? जैसे कि हमारा और सब्जेक्ट है, जैसे कि मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है। उसी प्रकार से मैनेजमेंट को भी एक सब्जेक्ट के रूप में मान लिया गया है, क्योंकि ये भी एक नियम और सिद्धांतों के ऊपर लागू है। वास्तव में विभिन्न शास्त्रों द्वारा इकट्ठा किया जाएगा, एकत्रित ज्ञान समूह को प्रबंध के आधार पर किया जाएगा, शास्त्रों में योगदान देंगे, नेतृत्व प्रणाली है, मोटिवेशन है। तो इसमें जो भी लेन देन किया जाएगा एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, लास्ट में हम कंट्रोलिंग करेंगे। इसके अंतर्गत बात करते हैं, 9वीं है यहाँ पर, यह एक सामाजिक विज्ञान है। हमारी जो मैनेजमेंट है वे इट इज़ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका समाज से सीधा नाता है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की तरह है, इसको ही सामाजिक विज्ञान माना गया है क्योंकि इसका संबंध सामाजिक प्राणियों से है, मनुष्य से है, जो एक संवेदनशील प्राणी है, विवेकशील, गतिशील प्रणाली है, जिसको निर्जीव पदार्थों की तरह पूर्णतः नियम नहीं है। जिस प्रकार से विज्ञान के अंदर जो नियम होते हैं, जो विज्ञान के जो नियम होते हैं वो रफ एंड टफ होते हैं, वो लागू होते ही होते हैं, लेकिन जो हमारे मैनेजमेंट के अंदर जो रूल लागू होते हैं वो रफ एंड टफ नहीं है, हम उनको बदल सकते हैं, समय के अनुसार हम उसको बदल सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर बेटा, यह एक प्रणाली है, यह एक प्रणाली है, इट इज़ सिस्टम। आधुनिक प्रबंध, विशेष प्रबंध को एक पद्धति, यानी कि जो भी लेन देन किया जाएगा वो एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले एक पद्धति के अनुसार किया जाएगा। हमने ये देखना कि यहाँ पर जिस प्रकार एक डॉक्टर रोगी की चिकित्सा करते हैं, रोगी का इलाज करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी संपूर्ण जांच पड़ताल करते हैं कि रोगी को क्या रोग है, क्या क्या प्रॉब्लम है, पूरी जांच करेंगे। ठीक उसी प्रकार से इस पद्धति के अनुसार प्रबंधक ये निर्णय लेंगे कि संस्था के सभी विभागों और जो हमारे उप विभाग है उसके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ने लग रहा है, ध्यान से उसका डिसीजन लेके यहाँ पे बात करते हैं आगे। यहाँ पर यह एक गतिशील प्रोसेस है, ये एक हमारे गतिशील प्रणाली कैसे है, प्रबंध व्यवसाय के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, वो सिद्धांत गतिशील है। गतिशील का मतलब है सिद्धांत का अभिप्राय ऐसे आधारभूत सत्य से जो कारण और परिणामों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। सिद्धांत वातावरण के अनुसार बदलते रहेंगे। एक जहाँ पर एक संस्था काम करने लग रही है, वातावरण लगातार परिवर्तन होने के कारण अनेक पुराने सिद्धांतों का स्थान नए सिद्धांतों ने ले लिया, यानी कि पुराने सिद्धांतों को एडिट करके उनको नए सिद्धांतों में बदल दिया गया है। अभी भी सामाजिक, सोशली, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, राजनीतिक, पॉलिटिकल और औद्योगिक वातावरण में, इंडस्ट्री में हो रहे परिवर्तन के अनुसार नए सिद्धांतों की खोज है। आप बोलोगे सर क्या समाज में लगातार नए परिवर्तन होने लग रहे हैं, टेक्नोलॉजी लगातार चेंज होने लग रही है, राजनीतिक एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट आने लग रही है, एक गवर्नमेंट अपना अलग से सिस्टम रूल एंड रेगुलेशन लागू करने लग रही है, तो एक व्यवसाय के लिए वो नुकसानदायक है। औद्योगिक वातावरण में लगातार नए चेंज होने लग रही है, नई नई इंडस्ट्री आने लग रही है, नई नई मशीनरी लागू होने लग रही है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे किसी भी सिद्धांत को हम लास्ट नहीं मान सकते, लगातार उसमें परिवर्तन होगा, इतनी उम्मीद करेंगे इसके अंतर्गत।
अब बात करेंगे यहाँ पर इसका सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। देखिए, एक व्यवसाय समाज में पैदा होता है, समाज में ही फलता है, फूलता है और समाज में ही मरता है। एक व्यवसाय का समाज के प्रति क्या दायित्व है? एक व्यवसाय का समाज में यही दायित्व है कि सामाजिक लोगों को, जो समाज में रहने लग रहे हैं, उनको अच्छी क्वालिटी का माल दे, कम कीमत का, अच्छे रोज़गार दे, लोगों को सही साफ सुथरा स्वास्थ्य दे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो समाज हमारा बहिष्कार कर देगा, हमारे व्यवसाय को बहिष्कार कर देगा। बात करते हैं आगे। यहाँ पर इसके अंतर्गत की है एक पेशा है, जिस प्रकार से हमारा प्रबंध विज्ञान और कला है, उसी प्रकार से हमारा प्रबंध पेशा है। तो सबसे पहले पेशे की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही क्या है? वो पेशा है। कहने का मतलब है, प्राचीन विचारधारा में प्रबंध योग्यता जन्म से ही होती थी, पढ़ी हमने, लेकिन जो अब खत्म हो चुकी है। यहाँ पर प्रबंधक को बनाया जा सकता है, उसको ज्ञान द्वारा, अच्छी एजुकेशन द्वारा उसको मान सकते हैं। जैसे कि अनेक विकसित देशों ने जैसे कि माना है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान ने प्रबंध को एक स्वतंत्र पेशे के रूप में माना गया है। वो इसको स्वतंत्र पेशे के रूप में माना गया है। आज हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें यह बोल दिया कि व्यवसाय में पूंजी लगाई, पूंजी लगाने के लिए किसी व्यक्ति व्यवसाय के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई डॉक्टर, वकील, अध्यापक, टीचर आदि भी पेशेवर प्राणी हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि है विज्ञान और कला है। लास्ट हमारा टॉपिक है विज्ञान और कला। तो विज्ञान के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसके अंतर्गत। जैसे कि पीछे बताया था आपने, विज्ञान क्या है। विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो मनुष्य द्वारा अवलोकन एवं प्रयोगों के आधार पर प्राप्त किया गया है और उसको प्रमाणित करना संभव है, यानी कि उसकी वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। बात करते हैं प्रबंध के रूप में, किसी कार्य को अच्छे तरीके से यानी कि सर्वोत्तम विधि से करना ही कला है। कला किसी कार्य को करने की विधि निश्चित करेगा और ये बताएगा कि उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगा। कला एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और प्रत्येक कलाकार को काम करने का अपना एक अलग नज़रिया होता है। और यहाँ पर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रबंध के उद्देश्य। थैंक यू।